राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था बीजांड यानी कि गुरु बीजांडधानी की संरचना पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं ये निर्माण कैसे होता है। बीजांड का जो है ओव्यूल है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो उसके कितने समसूत्री विभाजन होते हैं, कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। उसके बाद में आगे हम देखने वाले हैं कि इसमें 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रीय कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद हेडिंग लगाएंगे, या फिर इसे नाम से और भी जानते हैं कि बीजांडकाय संरचना या बीजांडकाय कैसे निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है। मादा कोद्भिद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट। अब हम देखेंगे ये होता कैसे। देखो, सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन से अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, कौन से समसूत्री विभाजन होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने कल बताया था सबसे पहले यानी कि एक मात्र गुरु बीजांडधानी को जो कोशिका के एक से कितने बनते थे, एक। तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो सबसे पहले हम लेंगे दो गुणित, क्या लेंगे, दो गुणित कोशिका, यानी एक कोशिका कैसी होती है, दो गुणित। इसका नाम क्या था, मात्र गुरु बीजांडधानी। तो इसे शॉर्ट में लिखेंगे MMC, शॉर्ट में लिखेंगे। और जब इसका जो विभाजन देखा था, इसका कैसा विभाजन देखा था, अर्धसूत्री विभाजन। कैसा देखा था, अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले इसका करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो जो हम बोलते हैं इसी यही थ्योरी है, जो हम यहाँ पे बोल बोल के बता रहे हैं, यही थ्योरी है। आप चाहे तो कॉपी और पेन लेके आप इस थ्योरी को लिखते साथ साथ जाइए, क्योंकि ये बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में इसी साल पूछा गया कि 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रीय कोशिकाएं कैसे निर्माण होती हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया, जो हम मेथड बता रहे हैं, वही एज इट इज थ्योरी है, वही एज इट इज थ्योरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने। अब देखो, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये कितने, एक में विभाजित हो जाती है, यानी कि दो गुणित में अगुणित में विभाजित हो जाती। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्या, हमारा जो असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब इसके आगे जो विभाजन होगा, इसके सबसे पहले इसके आगे विभाजन होने वाला है, तो इस आगे विभाजन को बोलते हैं फर्स्ट समसूत्री। फर्स्ट समसूत्री विभाजन, समसूत्री। अब एक से कितने होंगे, एक से दो होंगे। एक से दो हुए, अब एक से दो हुए। अब दो कैसे हुए, यहाँ पे एक, इनके मतलब जो एक से दो हुई। ठीक, अब इसके बाद आगे फिर विभाजन होगा, यानी सेकंड समसूत्री विभाजन। कौन सा, सेकंड समसूत्री विभाजन। सेकंड समसूत्री विभाजन कैसा रहेगा, सेकंड समसूत्री विभाजन। सेकंड समसूत्री विभाजन से होगा जो एक से कितने, दो हुए। अब दो से कितने होंगे, 4। कितने हुए, दो से कितने हुए, 4। अब देखो, समसूत्री विभाजन प्रथम, एक से कितने, दो हुए। समसूत्री विभाजन द्वितीय, यानी कि सेकंड में दो से कितने हुए, 4। और यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा कितना, समसूत्री जो विभाजन होगा यहाँ पे समसूत्री तृतीय, यानी कि तीसरा समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा, तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। तीसरा समसूत्री विभाजन हुआ। तीसरा समसूत्री विभाजन से जितने, देखो, एक से दो हुए, दो से कितने, 4 हुए, 4 से कितने होंगे, 8। 4 से कितने होंगे, 8। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से 8 होंगे, तो इसकी जो संरचना, कैमरा हमारा बंद हो गया था, इसके चलते हुए मैंने ये सब समझा दिया। एक बार क्विक रिवीजन करके दोबारा फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, कैमरा हमारा बंद हुआ था यहाँ पे। कैमरा कहाँ बंद हुआ था, समसूत्री विभाजन द्वितीय पे। जैसे सेकंड समसूत्री विभाजन होता है तो 2 से कितने, 4 हो गए। अब जब तृतीय होगा तो 4 से कितने, 8 होंगे। 8 होंगे, 8 होने के बाद जब ये जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, उस आगे तो चले जाएंगे प्रतिभाग पर,
तो आगे चले जाएंगे विजार्ड द्वार पर। फिर उसके बाद में जो इसकी जो होती है इसे बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका के बाद जो इनके ऊपर ये होते हैं इनको बोलते हैं अन्नाड़ु। इसके बीच वाले बोलते हैं अन्नाड़ु उपकरण। ठीक है, जो बीच में कोशिकाएं रहती हैं इसे केंद्रीय कोशिकाएं बोलते हैं, तो दूसरा नाम होता है भ्रूणकोश। ठीक है, अब देखो अब 7 कोशिकाएं कैसी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी 7 कोशिकाएं होंगी। बाद में लिखते हैं कि 8 केंद्रीय कोशिकाएं। 8 केंद्रीय कोशिकाएं। केंद्रीय कोशिकाएं कौन सी, जो केंद्र में स्थित होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मादा युगकोद्भिद का भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। ठीक, अब आगे इसकी जो थ्योरी लिख रहे थे, आगे जो थ्योरी थी हमारी इसकी कि जो भ्रूणकोश है, क्या है, जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश को ही एक एम्ब्रियो सेक है, इसी को बोलते हैं मादा युगकोद्भिद। क्या बोलते हैं, मादा युगकोद्भिद, इसी को बोलते हैं या मादा युगकोद्भिद कहते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रियात्मक गुरु बीजार्धानी होती है, क्रियात्मक गुरु बीजार्धानी वह बीजार्धानी है जो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद कितनी कितनी हुई थी, 4। 4 में से 3 नष्ट हो गई, कितनी बची है, 1 जो बची है उसी बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजार्धानी। यानी कि जो बीजार्ड का है, जो गुरु बीजार्धानी बनने में कौन कौन सी क्रियात्मक बीजार्धानी भूमिका निभाती है, तो लिखेंगे क्रियात्मक गुरु बीजार्धानी से ही मादा युगकोद्भिद मिलता है। क्रियात्मक गुरु बीजार्धानी से मादा युगकोद्भिद का निर्माण होता है। और जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट पे ये डाल सकते हैं कि इसमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्रीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उपस्थित होती हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब इसके अंदर जो मतलब सहायक कोशिकाएं होती है, इसके अंदर एक तंत्र रूपी समुच्चय होता है। क्या ऐसा होता है, तंत्र रूपी समुच्चय होता है। इस तंत्र रूपी समुच्चय ऐसा होता है, इसके चित्र डायग्राम यहाँ देखते हैं। जो तंत्र रूपी समुच्चय ऐसी उंगली जैसी संरचना होती है, कैसी होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, यहाँ पे उपस्थित होती है ये सहायक कोशिकाओं के बीच में ऐसे करके, यानी ऐसे ऐसे उपस्थित होती हैं। इनका सिर्फ तंत्र में जो समुच्चय होता है, तंत्र में समुच्चय, तंत्र रूपी समुच्चय, तंत्र रूपी समुच्चय होता है, ये इसे बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इसे क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। और सहायक कोशिकाओं सिर्फ कार्य क्या होता है, सहायक कोशिकाओं कार्य होता है जो परागकण हमारा आता है, जो बीजांड द्वारा यानी पराग नलिका से अंदर लेता है, किसके, कहां पे, भ्रूणकोश के लिए। यानी तो पराग नलिका से जो परागकण आता है वो अंदर की ओर प्रवेश करता है। यहाँ परागकण पराग नलिका से सहायक कोशिका से प्रवेश करता है। सहायक कोशिका से प्रवेश करता है। ठीक, ये क्या थी, मादा युगकोद्भिद की बनने की प्रक्रिया। अगर आप इसी को जो समुच्चय है ये लाइन बाई लाइन अगर लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 पेज भर जाएगा। क्या, 1 पेज पूरा भर जाएगा इसमें। और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे जो चित्र बनाया है ये अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, इन सबको अगर लिखते हैं कि सबसे पहले हम प्राथमिक यानी एक कोशिका लेते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं तो एक क्रियात्मक ग्रुप बीजार्धानी का निर्माण होता है, तथा उसके बाद में प्रथम समसूत्री विभाजन से 1 से 2 कोशिका बनती हैं,
फिर तथा द्वितीय समसूत्री विभाजन से 2 से 4 बनती है, तृतीय में 4 से 8 बनती है। फिर 8 कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं निवाह की तरफ चली जाती है, कुछ कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ चली जाती है। बीच में केंद्र कोशिकाएं बचती है, उसी को हम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भ्रूण कोश या केंद्रीय कोशिकाएं होती है कितनी होती है? 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रीय कोशिकाएं उपस्थित होती है। भ्रूण कोश को ही मादा युग कोश भी कहते हैं। क्रियात्मक गुरु बीजांड धानी से ही मादा युग कोश का निर्माण किया। यहाँ लिख सकते हैं आप कि यहाँ बीजांड का निर्माण होता है, यानी क्रियात्मक गुरु बीजांड धानी से बीजांड का निर्माण होता है। इसमें 7 कोशिकाएं, कितनी? 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इसमें तंतु रूपी समुच्चय कहाँ पे स्थित होते हैं? जिस अंडाणु या एग यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में अगर इनको बड़ा करके बनाएंगे तो ऐसे करके यहाँ पे जो होंगी, तो ऐसे यहाँ पे तंतुमय रूपी समुच्चय स्थित होते हैं। इनका सिर्फ काम होता है ये सहायक कोशिकाएं के रूप में कही जाती हैं, तथा इनका परागकण को नलिका के द्वारा अंदर लाया जाता है, प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वार के पास कौन सी पराग नलिका कनेक्ट रहती है। ठीक, इसका चित्र की पूरी डायग्राम अगली वीडियो में मैंने बता रखा है, वो स्क्रीन एंड होने के बाद, वीडियो एंड होने के बाद स्क्रीन पे आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक हमारे सिर्फ 5 से 7 अंकों में, अगर 7 अंक में पूछेगा तो सचित्र सहित वर्णन कीजिए, तो 7 अंक में पूछ सकता है, नहीं तो ये 5 अंक में कन्फर्मेशन से पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।